बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा के गांधी चौक पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से वंदे मातरम और भारत माता की जय तथा बाबा साहब अमर रहे के जय घोष के साथ स्वागत सम्मान किया गया। कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर रामद्वारा के महंत जानकीदास महाराज, स्वामी हरिनारायण शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत, पुखराज सांकला, मेघराज राव, राधेश्याम टोगसिया, बाल मुकुंद ओझा, बजरंग दल के पिंटू राव उपस्थित थे। साथ ही भोजराज सारस्वत, हरिराम दारनिया, मंजू सारस्वत, सुधा अग्रवाल, समाज सेवी नीलू खड़लोइया, सुखदेव मनिहार, पूर्व पार्षद चैनाराम कच्छावा, जगबीर छापा, दीपक सोनी, जवरीलाल भट्ट, बालकिशन भाटी, मनोज चौहान, पिंटू पुष्करना, शिवनाथ सिंह, राजेश रावल, कैलाश रत्तावा, सुरेश बंसल, मुरारी सांकला, मनीष बंसल, नरेश फिरोदा, नरेंद्र फिरोदा, पारस कच्छावा, राकेश शर्मा, प्रेमराज गहलोत, रामदेव गहलोत, हनुमान सिंह चारण सहित विश्व विदित संगठनों के कार्यकर्ता और गांधी चौक व्यापार मंडल के व्यापारी वर्ग के बंधु इस स्वागत में उपस्थित रहे। नागौर शहर सहित जिले भर में 14 अप्रैल यानी शुक्रवार को बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इस दौरान जिले के कई हिस्सों में बड़े कार्यक्रम हुए। शहर के बड़ली इलाके से रैली निकालकर वल्लभ तिराहे, दिल्ली दरवाजा, गांधी चौक होते हुए नगर परिषद के नेहरू पार्क में पहुंची, जहां नागौर नगर परिषद पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण जयंती समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वंचित और पिछड़े वर्ग को आगे लाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उन्होंने हर वर्ग को राह दिखाते हुए आगे बढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलते हुए समाज को आगे बढ़ाना है और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है। बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे, एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कमजोर और शोषित वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और जाति व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई थी। फिर वे संविधान के रचयिता बने। कार्यक्रम में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल, नागौर नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, दलित समाज के श्रवण राम, पूर्व विकास मंजू बागमार, पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान, पार्षद नवरत्न बोत्रा, गोविंद कड़वा, हरिराम जाखड़ सहित जनप्रतिनिधि और शहर और ग्रामीण इलाके के लोग, महिलाएं मौजूद रहे।
हम बौद्ध पूजा पद्धति के माध्यम से इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके लिए हमने आगरा से आज के इस प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम हम बंते जी के कर कमलों के द्वारा करवाना चाहेंगे। बंते जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं तमाम नागौर के नागरिकों के द्वारा आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में नगर परिषद के जो पार्षद मंच पे आए हैं उनका भी एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच के सामने जो साथी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया आप पीछे चलें। पीछे 3 LED लगा रखी हैं, कार्यक्रम सारा चारों ओर से दिखाई दे रहा है। आपसे निवेदन है, कृपया मंच सामने से। नागौर के हृदय स्थल के अंदर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये इतिहास हिंदुस्तान के पन्नों में लिखा जाएगा। तो साथियों, वक्ता मेरे बाद बहुत है बोलने वाले। कुछ वक्ताओं ने कहा कि ये दूसरी मूर्ति है इस देश की सबसे बड़ी। मैं ये मानता हूं कि एक जो मूर्ति लगी है वो संसद में लगी है, और ये दूसरी मूर्ति हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य राजस्थान जहां की दशा दिशा पूरे देश की सियासत को तय करती है। और नागौर की जनता, नागौर के नौजवान, नागौर के मेरे बुजुर्ग जो बात कहते हैं वो पूरे देश में इस बात का मैसेज जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। आज हमारे बीच में और श्री के राम बागड़िया, IGP पुलिस, प्रिंसिपल सर सोहनलाल जी, प्रिंसिपल सर मेड़ता गंठिया, और पूर्व राज्य मंत्री हबीबुर रहमान साहब का पंचशील का दुपट्टा पहनाकर हार्दिक उस महापुरुष को जो आज से 2500 साल पहले लिया। आपसे निवेदन है, कृपया मंच पे पधारें कि आप हमारे नगर परिषद के पार्षद बजरंग जी खोड़ीवाल, इसी बीच हमारे बीच महेंद्र जी कोचर कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष हैं। आप ही मंच पर 132वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे खिंसर के विधायक आदरणीय नारायण जी बेनीवाल साहब, नागौर के पूर्व विधायक आदरणीय हबीबुर रहमान साहब, KR बागड़िया जी, माली समाज के अध्यक्ष देवड़ा जी, की 132वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को, आदरणीय भजन सिंह जी हैं और भी जो आयोजक समिति में सभी सदस्य हैं, उन सभी को सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 2-3 सालों के संघर्ष के जो इन्होंने संघर्ष किया है और आज जो इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और मूर्ति अनावरण का जो प्रोग्राम रखा गया, आखिर आपकी जो है जो संघर्ष था वो संघर्ष जो है वो पूर्ण हुआ है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमने बाबा साहब की जीवनी को सभी लोगों ने पढ़ा है, सभी लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये जो आज 14 अप्रैल का दिन है वो एक पावन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और पावन दिवस इसलिए कह रहे हैं कि किसी एक समाज के व्यक्ति नहीं है कि वो केवल SC/ST वाले के समाज के व्यक्ति है, सभी समाज को, बल्कि भारतीय नागरिकों को जो है उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए थे बने हुए हैं। उनके बारे में यदि हम बात करें तो वो सब भीमराव अंबेडकर साहब की ही देन है। हमें गर्व होना चाहिए कि एक व्यक्ति, इतना महान व्यक्तित्व जिसे कि पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर जिनका लोहा माना जाता है, कोई उन्हें उगते हुए सूर्य की संज्ञा देता है, कोई नॉलेज का प्रतीक मानते हैं उन्हें। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज जो यहाँ पर उपस्थित है सभी लोग, क्या बुद्धि किसी की भी बपाती नहीं होती है। यदि हम पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यही है कि अपने बच्चों को हमें पढ़ाना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। कभी हम ये सोचा करेंगे कि अंबेडकर जैसे महान हमें बनना है तो निश्चित रूप से उनके पद पर हमें चलना होगा, तभी उनकी जयंती मनाना हमारे लिए सफल होगा। श्रीमान हबीबुर रहमान जी लांबा,
वाकई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम 132वीं जयंती मना रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे श्रीमान नारायण जी बेनीवाल केसर विधायक, उनके वक्तव्य में शामिल करता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर साहब ने जो संविधान बनाया वो संविधान आज भी बहुत मजबूत संविधान है और इन 70 सालों में भी संविधान में बहुत कम संशोधन हुआ है। आज पूरे देश में हमारे देश का संविधान मजबूत माना जाता है। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान साहब, पूर्व विधायक जाहिल मंजू जी बागमार, सभापति मीतू जी और सम्मानित मंच, सामने विराजमान मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और जिस नेक कार्य को लेके और आपने जो बीड़ा उठाया उसके अंदर सफलता आपको जरूर थोड़ी देरी से मिली, लेकिन 100% सफलता जब मिलती है तब बड़ा प्रसन्नता का माहौल रहता है। आज आपने जो विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई, अभी हमारे राजनीति के जो लोग हैं उन्होंने बात बताई, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपनी बातें बताई, जो प्रशासनिक सेवाओं में रहे उन्होंने अपनी बातें बताई, और जो अंबेडकर जी ने जो आमूलचूल परिवर्तन इस देश के अंदर किया कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, देश को नया संविधान दिया और संविधान भी ऐसा दिया कि आज जब नारायण बेनीवाल एक विधायक के रूप में यहाँ भाषण दे रहा है, चाहे हबीबुर रहमान जी यहाँ एक विधायक के रूप में भाषण दें, चाहे मंजू जी बागमार दें, एक जमाना था जब राजा जो है वो रानी के पेट से ही पैदा होता था। इस संविधान से पहले उन्होंने ये अधिकार दिया कि मत की पेटी से, आपके द्वारा दिए हुए मत के दान से देश और प्रदेश का राजा पैदा होता है। ये आमूलचूल परिवर्तन अंबेडकर जी ने दिया। और अंबेडकर जी ने सपना जो देखा, उन्होंने एक ही चीज कही जिसका मूल मंत्र ये था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना आप पियोगे उतना दाढ़ोगे। उनका जो मुख्य मकसद ये था कि मिलकर संघर्ष करो और शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो। अंबेडकर जी का जो सपना है, थोड़ी पीड़ा मुझे ये हो रही है कि नागौर के अंदर हम लोगों को जितनी तरह की शिक्षा के अंदर करनी चाहिए थी उतनी हम नहीं कर पाए। अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बताई। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले साल ही मना रहे थे, 76 साल देश को आज़ाद हो गए। आप देखिए शेखावाटी का जो इलाका है, जो जयपुर और दौसा का जो इलाका है, वहाँ जब जाते हैं कई गाँवों के अंदर 10-10, 20-20, 50-50 IAS और IPS एक एक गाँव में है। विडम्बना इस बात की है कि नागौर के अंदर शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार होना था उतना हम लोग नहीं कर पाए। मैं इतना ही निवेदन युवा साथियों से करूंगा कि शिक्षित समाज हम सबको मिलकर बनाना है और अनटचेबिलिटी जो एक अस्पृश्यता जो सबसे बड़ी जो दिमक जो इस प्रदेश और देश के अंदर जो था, जिसका बाबा साहब ने बार बार जिक्र किया, मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा। जैसे भी कियाराम जी ने बात बताई कि हमारे गांव का व्यक्ति बाहर जाके मार्बल का व्यवसाय बन गया तो लोग उसको सेट कहना आरंभ कर दिया। सही बात है, ये आर्थिक युग भी है और आप यदि प्रशासनिक सेवाओं में बड़े पद पे आप पहुंच जाओगे तो अस्पृश्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। इतना निवेदन मैं युवा साथियों से करूंगा, आप शिक्षा के अंदर आगे बढ़ें, सही दिशा के अंदर हम आप आगे बढ़ें। मैं शिक्षा के क्षेत्र की यदि हम बात करूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की अवसर से जहां से मैं चुन के आता हूं, मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय सांसद महोदय को कि पिछले 6 साल के अंदर क्यूसर विधानसभा के अंदर 5 नए महाविद्यालय क्यूसर विधानसभा के अंदर खोले। अब इधर दृष्टि घुमा रहा था, बच्चे जो आज आयोजक के रूप में या सेवाएं संभाल रहे क्यूसर विधानसभा के जो नौजवान जो हर जगह पर खड़े हैं, मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सबको आगे बढ़ना है और सर्व समाज आगे मिलके और देश की जो सुंदर कल्पना जो हमारे बाबा साहब ने की थी, उनका जो मंसूबे थे, उन मंसूबों को हम कामयाब कैसे कर पाएं, इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रकट करता हूँ, मैं एक नारा बोलूंगा, आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप उसको पीछे बोलेंगे।
मैं बोलूंगा नागौर जिले की एक ही वाल, आपको बोलना बेनीवाल बेनीवाल। नागौर जिले की एक ही, नागौर जिले की एक ही वाल, बेनीवाल बेनीवाल। नागौर जिले की एक ही वाल। मुख्य अतिथि हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को बनाया था, जो है प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रामपुत्र जी को साथ में रखें, सोसाइटी के सदस्य से मेरा निवेदन है। आप ला रहे हो, आप पीछे हो जाओ, पीछे फोटो उंगली में हाथ अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बढ़िया। अरे उसको इशारा करो भाई। बेनीवाल जिंदाबाद। अरे रुको आराम से बेनीवाल सांसद नागौर का साफा पहनाकर माल्या अर्पण करके स्वागत करेंगे। या नीचे पड़े ना।
एक कार्टून पड़ा देखो नीचे जी। इधर से खाली छोड़ दो यार। आप सबसे निवेदन है कैमरे के सामने से थोड़ा हटें प्लीज, पीछे हटे थोड़ा, हो जाओ यार। आप सबसे निवेदन है, सर सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री हनुमान जी भाकर, श्री भंवर जी जांगू सरपंच, श्री भंवर जी सरपंच ऊंटवालिया जी। इधर से खाली छोड़ दो यार। आप सबसे निवेदन है कैमरे के सामने से थोड़ा हटें प्लीज, पीछे हटे थोड़ा, हो जाओ यार। आप सबसे निवेदन है, सर सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री हनुमान जी भाकर, श्री भंवर जी जांगू सरपंच, श्री भंवर जी सरपंच ऊंटवालिया, सचिव श्री ओपी वर्मा जी, आप दुपट्टा पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हरिराम जी पवार मंच पे है, प्रेमदास दियावड़ी मंच पे है, श्री ओपी वर्मा जी। भोजन की व्यवस्था कर रखी है नगर परिषद के सभा कक्ष के पीछे में, जो नया टैक्सी स्टैंड बना है सबकी। हियाराम जी राड उपप्रधान, कुंभराम जी सरपंच। कार्यपाल से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने विचार संक्षिप्त में रखें और उसके बाद में मैं तो आप सबको जो किताबों में नहीं है वो चीज बताना चाहूंगा कि आप देखिए उस व्यक्तित्व को कि उन्होंने पूरे प्रदेश की, पूरे देश की पंचायती करने का जो काम किया। आज अगर हमें गांव में पंचायती करने का मौका दे तो पढ़े लिखे लोगों को कोई मौका नहीं देता। उन्होंने अपनी उनके हौसले और उनके सहयोग से मैं 2016 से इस मूर्ति की जगह के लिए और मूर्ति को बनवाने के लिए और मूर्ति को लगाने के लिए संघर्ष करता रहा। सर्वप्रथम जब एक छोटा मोटा कोई विवाद खड़ा हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, तो हम सोसाइटी के ओपी वर्मा में पुखराज और हमारे भाई साहब दिवंगत विठल सिंह जी जो महान थे, उनको लेकर इनके सामने हमने अरदास की कि हमें अपनी मूर्ति लगानी है और हमने वहां पर 3.5 लाख रुपए जमा कर दिए। तो हमें आश्वासन दिया कि आप जाइए, मूर्ति आपकी लगेगी, मैं सारा काम कर दूंगा। बेनीवाल जी को बार बार धन्यवाद, आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं इतना जल्द ग्रहण करता हूँ, धन्यवाद। भजन सिंह जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 साल का एक लंबा सपना जो आज बेनीवाल सर के सहयोग से, सभी आमजन के सहयोग से, सोसाइटी के सदस्यों के सहयोग से, नागौर निवासियों के सहयोग से जो आज पूरा होने जा रहा है। भजन सिंह नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन साहब भी विराजे हैं, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तो मैं कहूँ को नहीं, थोड़ी मैं कहूँ कि बाबा को तो मैं कहीं गुणगान कर सकूँ, हमारी इतनी जो है क्या गुणगान करूँ मैं तेरा। जल्दी थाने कह दूँ कि बाबा साहब के 3 गुरु आ, पहलो गुरु तो बुद्ध हा, दूसरो कबीर को रस्तो बेंगो और तीसरो हो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले 1827 में जन्मिया और वे बहुत बड़ी क्रांति, आज जो समानता की लड़ाई है, सब लोग समानता की लड़ाई लड़ी, भाई लड़ी बाबा साहब लड़ी। मंच पे विराजित सभी संतों को नमन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी को भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और एक घोषणा मैं ये करना चाहती हूँ कि हम जो इसका अंबेडकर भवन का जो भूखंड बचा हुआ है उसका पट्टा नगर परिषद की तरफ से जारी कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।
सबसे पहले तो मैं आप सबको बाबा साहब के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मंचासीन समस्त अधिकारीगण, पधारे हुए समारोह के मुख्य अतिथि महोदय और सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि के लिए मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हमारे लोकप्रिय नेता, दलितों के मसीहा, हर गरीब की आवाज़, हम सबका विश्वास और हमारे सच्चे हमदर्द, हमारे सांसद महोदय श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं एक छोटी सी भीम वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं भीम और बुद्ध की वंदना सुबह शाम करती हूँ। मैं भीम और बुद्ध की वंदना सुबह शाम करती हूँ। मैं अपना पूरा जीवन ये मिशन के नाम करती हूँ। मैं अपना पूरा जीवन ये मिशन के नाम करती हूँ। हो बाबा साहब के सपनों का बुद्धमय देश ये अपना, हो बाबा साहब के सपनों का बुद्धमय देश ये अपना। मैं भीमराव की बेटी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं भीमराव की बेटी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हे बहुजन मुक्ति के दाता, हे बहुजन मुक्ति के दाता, हो विश्व ज्ञान के तुम ज्ञाता। हे नारी के उद्धारक तुम, हर शोषित के हो पालक तुम, हर शोषित के हो पालक तुम। हे नव भारत की नींवों का, हे नव भारत की नींवों का हो विद्यापुंज के दीपक तुम। हे नमन तुम्हें बाबा साहेब, हर पीड़ित के हो पालक तुम, हर पीड़ित के हो पालक तुम। जन जन में, जन जन में, जन जन में गूंजे भीम की जय, अंबेडकर में परिवेश बने। जन जन में, जन जन में गूंजे भीम की जय, अंबेडकर में परिवेश बने। ऐसा ही अपना देश बने, ऐसा ही अपना देश बने। चंद पंक्तियाँ और मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। चंद पंक्तियाँ महिलाओं के लिए। महापुरुषों से जो हमको, महापुरुषों से जो हमको मिला पैगाम जिंदा है, ये अपना दिन भी जिंदा है, अपनी शाम भी जिंदा है। जो नारी शक्ति की पहचान जग में आज होती है, ये बाबा साहब के कारण ही मेरा नाम जिंदा है, मेरा नाम जिंदा है। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। और मैं बेनीवाल जी से छोटी सी अपेक्षा रखूंगा कि आप सोसाइटी को मजबूत करने के लिए हमें सहयोग करते रहें। धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती एवं प्रतिमा अनावरण समारोह नगर परिषद परिसर नागौर के अंदर रखा गया। मैं बधाई दूंगा अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी को, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद भजन सिंह जी और इनकी पूरी टीम लंबे संघर्ष के बाद कई व्यवधानों को दूर करते हुए जो आज ऐतिहासिक मूर्ति का अनावरण नागौर के अंदर हो रहा है। मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर ही नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर भी एक अनोखा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। पूरी कमेटी को मेरी ओर से मैं बधाई दूंगा। 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। मैं कहूंगा बाबा साहब अमर रहे। आप लोग मेरे पीछे कहेंगे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ये बाबा साहब को पूरा देश और तमाम राजनीतिक पार्टियां, आज अखबार का पन्ना पलटोगे तो तेलंगाना से लेकर राजस्थान से लेकर तमाम प्रदेशों की सरकारें, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के हो, तमाम लोग बाबा साहब के जयकारे लगा रहे, बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा रहे। और जयकारे और नारे उन्हीं के लगते हैं तो इतिहास पुरुष होते हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ हमको दिया
और बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी चीज इस देश को दी, ये अनुच्छेद संविधान के अधिकार तो दिए ही दिए। उस समय जब संविधान परामर्शदात्री समिति के अंदर ये बात आई कि वोट का अधिकार किसको दिया जाए, पढ़े लिखे जो लोग थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को लंबे समय तक लूट रहे थे, कई लोग वो भी मेंबर होंगे, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाए जो पढ़े लिखे हो, जो 10वीं पास हो, जो 8वीं पास हो, 12वीं हो, ग्रेजुएट हो। तो बाबा साहब ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया कि 200 साल की गुलामी के बाद इस देश के अंदर लोगों के जीवन यापन करने का साधन नहीं, लोगों के पास पढ़ाई कहाँ होती थी अंग्रेजों के जमाने के अंदर। इसलिए अगर वोट के अधिकार में हमने शिक्षा को रख दिया तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा। सच्चा लोकतंत्र जब स्थापित होगा, इस देश के अंदर जाए जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को जो वोट की आयु के अंदर आता है, 18-21 साल की आयु के अंदर आता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को ढाणी गांव से लेकर शहर के और दिल्ली तक के रहने वाले हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। अगर वोट का अधिकार किसने दिलाया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, हो सकता है कि कई लोगों को वैसे तकलीफ होगी पॉलिटिकल, लेकिन मन से अगर किसी व्यक्ति को पूछोगे तो बड़े से बड़ा विद्वान, हर जाति का व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करता है, उनका आदर करता है। कि जो संविधान हमें दिया, आज पाकिस्तान के अंदर खड़े होके किसी नेता की बुराई नहीं कर सकते, आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते। वहां तो कानून आर्मी के पास है। मिलिट्री ने कितने प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला, कितने राष्ट्रपतियों को जेल में डाला और फांसी पे चढ़ा दिया और जूते मारे सड़कों पे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको बोलने का अधिकार है, आपको बात रखने का अधिकार है। और सबसे बड़ा जो अधिकार दिया वो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत और उसके किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। यदि इसका आचरण किया जाएगा तो विधि अर्थात कानून को दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर ये कानून नहीं होता तो आज भी दलितों में जो अत्याचार इस देश के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, बाड़मेर के अंदर, आज जिस तरह 2 दिन पहले भोजाराम की निर्दयता से पीट कर हत्या की गई और अस्पताल ले जाने तक उनका पीछा किया गया, एक उदाहरण नहीं है। और मैं किसी जाति समाज में नहीं जाना चाहता। मैं तो हमेशा ऐसा व्यक्ति हूं कि कोई भी समाज अगर गुनाह करेगा तो हम प्रायश्चित उस रूप में निश्चित रूप से करेंगे। और मैं मेरे समाज के भाइयों से भी हमेशा अपील करता हूं कि आप सत्ता में जब तक नहीं आ सकते, जब तक शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हमारे साथ नहीं आएंगे, इनके बिना सत्ता अधूरी है। हम उसी तरह एक हो जाएं जो आज़ादी के पहले हम एक साथ थे। जब जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, आप और हम एक थे, बलिदान हम सब लोगों ने एक साथ दिया। और 52 के अंदर जब चुनाव हुए तो शेड्यूल कास्ट और किसान और हमारे समाज के भाई एक दूसरे की उंगली पकड़ के बूथ तक गए थे। उस समय जागीरदारों का आतंक था, डाकुओं का आतंक था, कई और लोगों का आतंक था। जो आतंक को चीरते हुए हम सब आगे बढ़े। दुर्भाग्य से कई ऐसे सामाजिक तत्व आ गए, कई ऐसे लोग आ गए जो इन समाजों के बीच एक खाई पैदा करना चाहते हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मेरी पार्टी के 3 विधायक हैं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे, लेकिन शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक नहीं बना। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के 3 में से 2 विधायक आप अनुसूचित जाति दलित समाज चाहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आपके बढ़े, सांसद आपके बढ़े, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपके मजबूत प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। उन्हीं जातियों की गणना होती है। बाकी कई जातियाँ देश प्रदेश के अंदर ऐसी होगी जिनके MLA MP नहीं है, उन जातियों की पैरोकारी कोई नहीं करते। मैं जरूर अकेला करता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब घेनाराम मेघवाल के परिवार ने सुसाइड किया था, उस समय राजस्थान की विधानसभा के अंदर अगर मेरे साथ 2-3 मेघवाल विधायक खड़े होके अगर सरकार का विरोध करते, जहाँ CBI को जाती और नागौर का SP भी जेल के अंदर जाता, लेकिन कोई नहीं उठा। हनुमान बेनीवाल अकेला लड़ता रहा और लड़ते लड़ते आज आप लाखों की संख्या में साथ हैं, लेकिन वह विधानसभा और लोकसभा के अंदर मजबूत लोग हमें चाहिए। के राम साहब अभी बता रहे थे, जब किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, अगर मेरे जैसे 15 लोग और सत्ता छोड़ देते तो मोदी को उसी दिन 3 काले कानून वापस लेने पड़ते। समय लगा, 1000 किसानों ने शहादत की और उनकी शहादत के बाद प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा।
अभी अग्निपथ लेके आए, आप देखिए किस तरह हमारे किसानों का बदला किसान के बेटे जवानों के साथ लेंगे, हम सेना को ठेके पे देंगे। चाहे जैसे कानून पास होंगे, भाइयों विरोध करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा दलितों के, हमारे नौजवान बच्चों को जो हर मामले के अंदर सड़क से लेके और जितना प्रयास वो करते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के साथ साथ तुरंत सड़क पे आ जाते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी आवश्यकता आपको जहाँ भी पड़े, मैं कोई वोट के खातिर आपकी बात नहीं कह रहा। और मुझे, मैं जैसा हूँ आपके सामने हूँ, 20 साल से आपने मेरा संघर्ष देखा, प्रत्येक व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं प्रयास करता हूँ कि उसको न्याय मिले और मेरा प्रयास हमेशा रहा। कोई नेता वाली फीलिंग भी आपको मेरे अंदर नहीं आती होगी। मेरे से कोई मिलता है, ऐसे मिलता है कि हम किसी भाई से मिल रहे हैं, परिवार के किसी सदस्य से मिल रहे हैं। और हर जाति को आगे बढ़ने का हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया। इस खियूसर नागौर सहित तमाम राजस्थान के अंदर पिछड़े लोगों को सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, हमारे आरक्षण के अधिकार की बात भी पहले चली, किस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे ओबीसी के जो बेटलोग हैं उनको कैसे भरा जाए। हमारे आरक्षण के साथ जो छेड़खानी लगातार सरकारों द्वारा की जा रही है, उस छेड़खानी को रोकें और हमें हमारा हक और अधिकार मिले। हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर अगर किसी सांसद ने यह मुद्दा उठाया कि हमारे मेघवाल जज भी होना चाहिए, जाट जज भी होना चाहिए, गुजर हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, यादव हाईकोर्ट का जज होना चाहिए और मीणा होना चाहिए, ये हनुमान बेनीवाल ही बोल सकता है लोकसभा के अंदर। बाकी सांसद तो वही बात बोलते हैं जो मोदी जी तय करते हैं या कांग्रेस का आला कमान तय करता है। मैं वही बोलता हूं जो आपकी आंखें मेरी तरफ देखती है। आप जो चाहते हो वो बात एक ही व्यक्ति कहता है, और वो इसलिए कहता है कि उसने खुद की पार्टी बनाई। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कई लोगों की राष्ट्रीय मान्यता छिन गई, कई लोगों की प्रादेशिक मान्यता पार्टियों की छिन गई, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो किसान के बेटों की पार्टी, वो दलितों के दलित नौजवान और उनके आशीर्वाद से बनी पार्टी, वो राजस्थान में मान्यता प्राप्त पहला दल है जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। आपको टिकट लेने के लिए जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं काटने, चलते चलते सड़क पे भी मुझे पता, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर एक जगह में जा रहा था तो सड़क पे कोई मिल गया, मैंने कहा बताओ, बोले टिकट चाहिए। मैंने कहा ले जाओ सड़क से, हाथों हाथ में इस गाड़ी ले जाओ टिकट, और क्या, ये टिकट आपका ही है। अब और ये आप सबके लिए शोभा की बात है। राम साहब, आप तो जानते हैं कि हरियाणा यूपी से हम पार्टियां लाते थे और झंडे लाते थे, पार्टियां हमारी आती, नेता जीतते हारते पता नहीं, या तो पार्टी बदले या वो पार्टियों वाले अपने झंडे समेट के ले जाते थे दिल्ली हरियाणा, हम उनके पीछे ढूंढते रह जाते थे। पार्टी लाया, नौजवानों को लड़ना सिखाया, सेकंड दर्जे के नेता तैयार किए, 5-5 लाख की जो रैलियां करी, उसके अंदर किसान के बेटों को, दलित के बेटों को आधा घंटा अगर भाषण दिलाया। अभी शिवनारायण जी हमारे थोड़ा कम बोले, अगली मीटिंग में ज़्यादा बुलाएंगे और बोलना चाहेंगे तो बोल देंगे। मार साहब जी मेरे पुराने बहुत मित्र हैं और मैं चाहता इनकी बात पूरी सुनूं, लेकिन लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन्होंने बहुत मार्मिक बात कही और अच्छी बात कही। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हकीकत में देश आज़ाद होने से पहले किन किन परिस्थितियों देश गुजरा, अंबेडकर साहब का क्या योगदान रहा, किन नेताओं का क्या योगदान रहा, और जिनका योगदान रहा उनको पूरी तरह लोगों ने दिखाया नहीं, और जिनका कम योगदान रहा उनको हीरो इस आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी बनाया था। आप सब अच्छी तरह के जिन बातों से वाकिफ है, मास्टर जी ने पूरी बात बताई। आगे भी समय समय मौके मिलते रहेंगे, आप और हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो आह्वान करता हूँ आपको, अगर राजस्थान के अंदर आप लोग हमारे साथ आ जाएं तो 120 सीट आएगी राजस्थान के अंदर, देखने की आवश्यकता है। आंख बंद करके वोट डालो। मारवाड़ की 43 की 43, शेखावाटी की 15 की 15, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर से लेकर आपकी जितनी सीटें हैं, ये 18, ये 6 चूरू, जयपुर से लेकर चित्तौड़ तक तमाम सीटें, सिर्फ आप लोग और हम लोग एक हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि विधायक आपके ज़्यादा बने और मजबूत विधायक बने। विधायक बना के भी क्या कर लोगे? देखें आपने विधायक जो आपकी बात नहीं कह पाते, विधानसभा के अंदर बैठे रहते हैं, अगर नहीं बोल पाते तो कह रहे हैं मैं तो बाहर जाके आ रहा हूँ, चले जाते हैं। अपनी पार्टियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती, और हिम्मत उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो अपने कैरियर की चिंता नहीं करते। लोग कैरियर बनाने के लिए आते हैं राजनीति के अंदर। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो पहली बार एमएलए बने, जिनकी उम्र 25-30 साल है, मैं उनको कहता हूँ तुम बोलते क्यों नहीं? बोले भाई साहब हमारा कैरियर तुम्हारा 2-3 दिन पहले तो सड़क पे था, बन गया होगा, आगे क्या रहेगा आगे नहीं रहेगा। चुनाव में जब दोबारा लोग वोट देंगे तभी तो कैरियर रहेगा। लड़ो, साथ दो,
साथ दोगे तो आपकी कौम, समाज, किसान, तमाम लोग याद रखेंगे। दुर्भाग्य से जो क्रांति राजस्थान के अंदर आनी चाहिए वो अभी तक राजस्थान में नहीं आई। आप देखिए देश के अंदर 25 से ज़्यादा स्टेट होंगे जहां इस देश में आपके जो ज़्यादातर राज्य हैं उनके अंदर तीसरे मोर्चे और क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। कहीं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आता पता ही नहीं। बीच में यूपी से दलित की बेटी मायावती लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही, 2-3 समाजों को साथ लिया, फिर सपा रही, बीजेपी बहुत पीछे चली गई थी, कांग्रेस तो खाता ही मुश्किल से खोल पा रही उत्तर प्रदेश के अंदर। यही हालात कांग्रेस की बिहार के अंदर रहे। महाराष्ट्र से लेकर तमाम जो बड़े स्टेट है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पे चली गई थी। वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों ने मजबूती से लोगों का साथ दिया, लोग उनके साथ थे। दुर्भाग्य से राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियां बनी नहीं। राजस्थान की कौन सी क्षेत्रीय पार्टी बताओ मुझे जो लंबे समय तक जिसने संघर्ष किया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी है। उपचुनाव लड़े, पालिका पंचायत चुनाव लड़े और तमाम जगह हर व्यक्ति को मौका दिया। आज हमारे मेघवाल समाज जो नागौर से प्रधान जी आते हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहाँ किसी ने सोचा नहीं होगा कि आरएलपी की चामू में मेघवाल जो नरेगा के अंदर काम करती थी उसको प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बना के देश में संदेश दिया। और प्रधान जी ने मुझे टेलीफोन पे कहा था कि यहाँ जब कहा कि साहब मेरी भी बनने की इच्छा, हम भी आए थे आपके वहाँ, तो मैंने कहा प्रधान जी बनने की इच्छा तो बना दे, क्या दिक्कत आ रही है? बोले साहब पैसे वैसे नहीं। मैंने कहा आप चिंता ही मत करो, आप तो तैयारी करो। उनको प्रधान भी बना दिया, उनको बिठा भी दिया कुर्सी पे, सारा काम। क्या ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये वो बातें जो रिकॉर्डेड बातें। प्रयास का ही परिणाम है कि आप 2-3 घंटे इंतजार कर रहे हो, नहीं तो आप तो 15 मिनट नहीं करते किसी का इंतजार। आपके मन में कहीं न कहीं मेरे प्रति इज्जत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो इज्जत प्यार प्रेम आपने मुझे दिया मेरे और मेरे परिवार को। 45 साल से ज़्यादा वोट देते हुए आप लोगों को हो गए। सरपंच से लेके आपके समाज ने, एमएलए, एमपी, छोटे भाई को विधायक, पिताजी को लंबे समय तक आपने वोट दिया। हार जीत कुछ भी हुई होगी लेकिन आप हमेशा डटे रहे, हमारा विश्वास करते रहे। मैं आप सबको इस अम्बेडकर जयंती के अवसर में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर आपको सत्ता के शिखर पर देखना चाहता है। आप लोग आगे आए, प्रशासनिक अधिकारी हमारे बच्चे बने। दुर्भाग्य से आरक्षण का जो फायदा हमें मिलना चाहिए था, आज हमारे मारवाड़ के सबसे ज़्यादा तादाद मेघवाल समाज की, लेकिन हमारे पढ़ाई का माहौल नहीं था। हमारे नेताओं ने पढ़ाई की बात नहीं करी। अगर पढ़ाई की बात करते तो हमारे बच्चे 50 साल पहले, 60 साल पहले बहुत आगे चले जाते। पढ़ाई नहीं होने की वजह से आरक्षण का पूरा फायदा भरतपुर, अलवर और जयपुर के अंदर शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने उठाया, लेकिन हम पीछे रह गए। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर आरक्षण का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, प्रत्येक व्यक्ति प्रण करे कि मेरा बेटा बेटी हर परिस्थिति के अंदर स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वो यूनिवर्सिटी जाएगा। हम दुख पालें लेकिन हमारे बच्चे दुख नहीं पाएंगे। जब ये सोच लोगे तो पूरी आज़ादी होगी। बाबा साहब के सपने जब भी पूरे होंगे जब पढ़ लिख के आप तैयार होगे। नन्ही बिटिया ने कविता के माध्यम से जो बात कही, इस बात को आपको अंगीकार करना होगा। आज दुर्भाग्य से देखिए कोई सुनने वाला नहीं है। 4 लोग मिल जाते हैं, कलेक्टर मिल जाता है, सत्ता पक्ष एमएलए एमपी मिल जाते हैं, उसके बाद कौन सुनने वाला है? तो भाइयों हमें हमारे लोगों को मजबूती देनी है जो आपकी बात को जयपुर और दिल्ली के अंदर मजबूती से उठा सके। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है। जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने नगर परिषद के अंदर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करके एक मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर दिया, देश के अंदर दिया, मैं बधाई देता हूँ। समिति के अध्यक्ष भजन सिंह जी के साथ साथ सचिव ओपी वर्मा जी, कैलाश वर्मा जी, जगदीश कुरडिया जी पार्षद, भीखाराम जी, ओम प्रकाश जी, तमाम लोगों को, और हमारे एमएलए साहब यहाँ चले गए हबीबुर रहमान जी, भाई नारायण, हमारे KR बागड़िया साहब जो लगातार आपके लिए आरक्षण के लिए, SC ST OBC के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। शिक्षक संघ के भाई हमारे हरिराम जी पवार, परिसंघ के अध्यक्ष भंवरलाल जी, अनिल जी बारूपाल, श्रवण मेहरा प्रधान जी, किरण सुखाड़िया जी, अजा के जिलाध्यक्ष सुखराज जी पुन्नड़, पार्षद हरिराम जी, RLP के जिला हनुमान जी भाकर, हमारे विजय लक्ष्मी जी, नीतू बोत्रा जी,
और तमाम शंकर जी, तमाम जो हमारी टीम है, हमारे आगरा से जो पधारे हैं, बनते जी आगरा से, धमपुत्र जी, सम्मानित मंच, किसी का नाम लेना रह गया था, अगली बार और ले लूंगा, दोबारा बीच में देता हूँ आपके। और हमारे मंजू वाघमार जी भी आके गई थी, कई नेता चले गए, थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जयपुर से चल के आया, भजन सिंह जी ने कहा कि काम नहीं चलेगा, आना ही पड़ेगा, तो मैं भागता हुआ आया 120 की स्पीड से। मैं पृथ्वी सबको धन्यवाद दूंगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम करा के आपने पूरे देश और प्रदेश के अंदर संदेश दिया है। ये आप यहाँ बैठे जरूर हो, लेकिन पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम जा रहा है कि नागौर नगर परिषद सभागार के अंदर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, और इसके हजारों की तादाद में मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि आप हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पे आए हो। अगर एक खुला मैदान होता तो पता नहीं संख्या कितनी दिखती, लेकिन थोड़ा सा बीच में पेड़ पौधे और ये आने से अपने यूँ लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और अभी आपने खाना भी नहीं खाया है, कई लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि हनुमान जी ने लेट किया, तो मैं उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके समाज के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। अपील भी करूँगा दूसरे समाजों से, जो शेड्यूल कास्ट हमारे SC ST के भाइयों पे जिस तरह अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन पे कमी कैसे आए, बार बार हम मीटिंग भी लेते हैं, प्रयास भी करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप सब सुरक्षित हैं, चिंता नहीं करें, थोड़ी हिम्मत रखें। हिम्मत के साथ इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे पास अगर मामला आ गया तो समझ लो न्याय मिल गया, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। अब हमें पता ही नहीं चले और कोई काम हो जाए और हम अंधेरे में खुद ही रह जाएं, तो बात दूसरी है। आप निश्चिंत रहें, वोट की जगह है, हम और आप एक हैं। शोषण आपका भी हुआ, शोषण हमारा भी हुआ, शोषण करने वाले कौन थे इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भाइयों में भी मनमुटाव हो सकता है, कुछ हमारे लोगों से भी नाराजगी हो सकती है, लेकिन हम सब मजबूती से आपके साथ खड़े। खेत खलिहान से लेके आज़ादी के आंदोलन से लेके आज तक हमने और आपने मिलकर लड़ाई लड़ी। आपको कई बार मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और हम साथ थे उस समय। आप समय को याद करो कि जब सुखाड़िया जी CM आपके ये बने थे, पाड़िया जी जब मुख्यमंत्री बने, आपके एक चीफ मिनिस्टर बना था ना यहाँ मुख्यमंत्री पाड़िया जी, पाड़िया जी। तो पाड़िया जी के तो उस समय बताते हैं कि हमारे 2 धड़े हो गए थे जाट समाज के, और एक धड़ा बोला हमारे तो पाड़िया जी को बना दो, हमारे वाले को मत बनाओ। यही था राम साहब। तो कितनी बड़ी बात आप बताओ। तो आपको CM बनवाए, PM बनाने में भी योगदान पूरा रहेगा, आप चिंता नहीं करें, हमेशा साथ रहेंगे। और अब की बार आप लोग मिलके इस व्यवस्था को बदलो। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर हुए, हर भर्ती आउट, पेपर आउट, बच्चों को तो भरोसा ही नहीं। मेरे को पूछते फोन करके, साहब पेपर आउट होगा कि नहीं होगा, हमें क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ वसुंधरा जी पूछ लो या अशोक जी पूछ लो होगा कि नहीं, उनका भी नंबर होगा, कि वो तो उठाते नहीं फोन। तो अब ये क्या बताओ, ये सवाल है कि साहब बताओ ये भर्ती तो सही हो जाएगी क्या? भरोसा ही नहीं लोगों का। ये भरोसा नहीं होने का कारण क्या है? ये व्यवस्था है, कौन बदलेगा इस व्यवस्था को? सरकार बदलेगी। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। बच्चा घर से निकलता है, कब उसका मर्डर हो जाए, कब उसका अपहरण हो जाए, कब फिरौती मांगी जाए। और तो और हमारे विधायक सुरक्षित नहीं, सांसद सुरक्षित नहीं, मंत्रियों को धमकी। आप देखिए माफिया कितना बदमाशी से काम कर रहा है कि मंत्रियों को धमकी दे रहा, विधायकों को दे रहा, इतने पैसे दे देना नहीं तो जान से मार देंगे। तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा? आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी किसकी होती है? सरकार की। जब सरकारें खुद ही वेंटिलेटर पर होती है, पता ही नहीं कब फरमान जारी हो जाए, कब सरकार गिर जाए। कांग्रेस तो 3 धड़ों में बंटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी 13 धड़ों में, 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, 13 लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आपको मिलके इस बार व्यवस्था को बदलना है। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल आखिरी दम तक लड़ेगा। मैं तो सचिन पायलट को भी कहा, क्यों कांग्रेस के अंदर बैठ के अपना अपमान करवा रहे हो? आ जाओ बाहर, और बाहर नहीं भी आओगे हम तो लड़ेंगे, लेकिन आप अंदर रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। 25-30 पे कांग्रेस सिमट जाएगी राजस्थान के अंदर, और गहलोत के नेतृत्व में चुनाव है तो 5-7 और कम कर लो 25-30 में, तो ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। ये विजयलक्ष्मी जी बैठी है कांग्रेस पार्टी की, इनको लग रहा होगा, लेकिन मैं तो ये मेरी भविष्यवाणी समझे आप। जिस तरह नागौर से कांग्रेस को भेज दिया था परमानेंट, आपकी जो जिद थी ये नहीं हो सकता, वो भी हुआ। उसी तरह मैं नहीं कह रहा हूँ
ये राजस्थान का जवान किसान आम आदमी कह रहा है अभी आचार संहिता लगने दो, आचार संहिता के बाद कांग्रेस के नेता गांव में नहीं जा पाएंगे प्रचार करने के लिए। तो मैं तो कांग्रेस के कई भाइयों को कहना चाहता हूं कि आचार संहिता तक तो मजे ले लो, और जैसे ही आचार संहिता लगे कूद के अपने अपने दलों में आ जाओ, अपने भाइयों के साथ आ जाओ, ताकि आने वाला समय ठीक रहे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम तो जब चाहे एडजस्ट हो सकते हैं, हम तो चाहे तो दिल्ली में मंत्री बन जाओ, चाहे तो स्टेट तैयार पड़ा है। ये लड़ाई मंत्री की नहीं है, ये लड़ाई प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आम आदमी, गरीब आदमी को न्याय मिले, थाने तहसील कचहरी में उसका सम्मान हो, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। किस बात का टोल ले रहे हो? कौन हिसाब किताब देगा? कौन आपकी पैरोकारी करेगा? हम चाहते हैं डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। हमारे जो आज जमीनों का अधिग्रहण और आप भारतमाला बनाई, कितना पैसा दिया लोगों को? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पर बीघा दिया भारतमाला का। क्या फायदा हुआ इसका? पंजाब के अंदर, हरियाणा, हिमाचल इस साइड में देखो कितना मुआवजा भारतमाला का पंजाब के अंदर मिला। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। जमीनें अधिग्रहित कर रहे हैं, सीमेंट प्लांट स्थापित हो रहे हैं, बाहर की कंपनियां आ रही है, जमीन सस्ती दर पे लैंड बैंक बना रहे हैं और अपने लोगों को मजा दिलवा रहे हैं। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? कोई ट्रांसपोर्ट का ठेका ले रहा है, कोई अंदर कैंटीन खोल रहा है, कोई एमएलए साहब दूसरा काम कर रहे हैं, एमपी साहब दूसरा धंधा कर रहे हैं। तो जब बेच रहे हैं हम सब मिलके, तो कोई रखवाड़ा नहीं है। हमें सोचना होगा, और बाबा साहब ने जो अधिकार आपको दिए, इन अधिकारों का फायदा कैसे उठाएं? ये अधिकार ऐसे ही थोड़ी दे दिए अपने को। इन अधिकारों का मतलब है कि जब आपको लगे कि सत्ता बेईमानी कर रही है, सत्ता को बदल दो, और चारों तरफ बेईमानी है तो फिर नया लेकर आ जाओ। तीसरा, जब मायावती उत्तर प्रदेश में सारे नेताओं को ठीक कर सकती है, वो चाहती तो देश के अंदर भी बहुत बड़ा हो सकता था। मायावती जी यूपी के बाहर निकले नहीं, यहाँ बसपा उनके नाम का सिंबल आता है, बड़े वोट राजस्थान में लेके जाता है, 6 एमएलए बनते हैं, और बाद में एमएलए चले जाते हैं। क्या करें बताओ? देखो आप खरीद फरोख्त का कैसा गौरव धंधा राजस्थान में चला। तो दूसरे स्टेट के अंदर दो समाज साथ मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर हमेशा बनाते। एक समाज से सीएम नहीं बनता, हो सकता है 30, 35, 40, 45, 50 सीटें आई है एक एक समाज से, लेकिन 100 सीट जब भी आएगी जब आप और हम राजस्थान के अंदर मिल जाए। हमारे मुस्लिम भाई भी तैयार है, दूसरे पीड़ित तमाम तबका तैयार है, और तमाम जगह, क्योंकि आप राजस्थान का भौगोलिक नक्शा उठा के देखोगे तो कई जगह हमारी संख्या नहीं है, लेकिन आपकी संख्या सब जगह। ब्राह्मण राजस्थान में हर जगह 200 की 2 सीट में कम ज़्यादा होगा। हम 140-45 के बाद बहुत कम हो जाते हैं, 500 पे 1000, 2000। कई ऐसे समाज है 200 विधानसभा क्षेत्रों में चलते हैं। कई जगह कई समाजों का वर्चस्व है, वहाँ हम कम है। कहीं गुजर मीणाओं का ज़्यादा है तो वहाँ हम लोग कम है। तो इस राजस्थान के अंदर जो सामाजिक समरसता की बात भी चली थी, वो तो बना के रखनी है, सही बात है। लेकिन सामाजिक समरसता के साथ साथ हमें हमारे अधिकार कैसे मिले, वो अधिकार दिलाने के लिए वोट की जो ताकत है उसके हिसाब से आपको काम करना। वोट तो हमेशा ही दे रहे हैं, 70 साल से दे रहे हैं। एक बार ये देख लें, लोग कह रहे हैं दिल्ली में कि बीजेपी की 150 आ रही है, मत तो वोट नीचे हो जाएगी। देना तो आपके हाथ में, वोट कहाँ से आ रही 150? ये आपके अगल बगल में लड़ रहा हूँ ना, खींवसर में लगातार लड़ रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी सबसे लड़े, सबको हरा दिया। एक व्यक्ति था, चुनौती स्वीकार करी, बड़े से बड़े लोग जो है स्थापित थे चले गए, पता ही नहीं चला, आना ही बंद कर दिया, शादी ब्याह में नहीं आ रहे नागौर को, तब तक अकेला ही घूम रहा हूँ मैं। तो जब मैं इसी मिट्टी का जाया जन्मा लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए। आप विधायक भी बढ़ेंगे, आपको आपकी ताकत का अंदाज नहीं है। इस नागौर जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 50-60 हजार हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा आती सीधा विधायक बनता है। ये बना लो, ले लो, कर लो, हो जाएगा सारा। मैं तो कहता हूँ आपको, कई सीटें राजस्थान में ऐसी है जहाँ आपके अलग से विधायक बन सकते हैं। हम तो आपको बैठे बैठे वोट दे देंगे, हम कैंडिडेट अपना ले आना और हमारे वोट ले जाना, 30-40 हजार एक जगह ले आओ, तैयार हो जाओ। और इस बार 23 में ठीक तैयार हो जाओ। ठीक है, धीरे धीरे हमारी भी तो उम्र बढ़ रही है, वो ये तो नहीं भी घट रही है, ऊपर जा रहे हैं। मैं तो कई लोगों को पूछता हूँ रिटायर हो गए, बोले हाँ, उन्हें तब लगता है कि मेरी भी उम्र बढ़ रही, नहीं तो ये लगता है कि जो जवान है अभी। ये TR साहब देखो रिटायर हो गए, TR साहब आप हो गए, फिर भी आप तो मजबूर लग रहे हो। पुरानी मशीन है, आज भी कोरोना के बाद मशीनें खराब हो गई सारी, आप देख रहे हो। मोदी जी ने सबका काम कर दिया देश के अंदर। कोविड, थोड़ा दौड़ो तो सांस फूले, थोड़ा खाओ तो जाओ डॉक्टर के पास, और पता ही नहीं चल रहा कौन सा कोविड है कौन सा वायरल है। मोदी जी कहते गहलोत काम ठीक नहीं करे, गहलोत कहते मोदी जी ने मार दिया। थोड़ा इसी के अंदर आम आदमी मारा जाए। फिर डॉक्टरों की हड़ताल चली, आप इसके अंदर ही देख लीजिए।
ये काम तो पहले दिन ही हो सकता था, बैठ के डॉक्टर के साथ बैठ के पहले दिन बात हो जाती, बिल लाने से पहले बात हो जाती, हड़ताल नहीं चलती और 50-100 लोगों की जो मौत हुई इसकी वजह से वो नहीं होती। उसके जिम्मेदार कौन है? आम पब्लिक परेशान हुई, उसका जिम्मेदार कौन है बताइए? समझौता हो गया, हड़ताल समाप्त, जो पब्लिक का नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो सरकार ऐसे ही चलेगी और सरकार ऐसे इसलिए चलेगी कि विपक्ष बोल नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी सो रही है, कांग्रेस धड़ों में बंटी है। अब जैसे ही चुनावी साल है, बीजेपी को देखो अब हल्ला बोल, अब हेलीकॉप्टर से आंदोलन करने जा रहे हैं। बताइए, चूरू में हेलीकॉप्टर से आंदोलन करने जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है मुझे भी हेलीकॉप्टर से क्यों करना, उधार लेके करना हमारे को, तो हेलीकॉप्टर लेके तो मैं भी अब जाऊंगा। अब कह तो नहीं सकता, बीजेपी वाले खुद ही जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए, बोले हेलीकॉप्टर से आंदोलन करने के लिए इतने बजे पहुंचेंगे। मतलब आंदोलन को हेलीकॉप्टर से करेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। मोदी जी बैठे ऊपर, उनके नाम से कह रहे हैं लेट चल जाएगी, हमारे तो मोदी जी की लेट चली, अपने आप वोट देंगे। ये और कहते हैं कि जाएंगे कहाँ लोग, वोट तो देना ही पड़ेगा, तो बीजेपी को दे देंगे, कांग्रेस से नाराज होंगे। तो भाइयों, हमें इसको बदलना है कि हम कांग्रेस को अगर नहीं देंगे तो भाजपा को भी नहीं देंगे, हम नई ताकत राजस्थान में स्थापित करेंगे। आपकी भावनाएं भी मैं समझ रहा हूँ। गठबंधन मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, मैं तो पिछली बार भी बसपा से गठबंधन के खूब प्रयास किए, उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आपको परिस्थितियां सारी पता है। इस बार कोशिश करेंगे कि सारे विपक्ष का वोट जो 2018 के अंदर 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,37,00,000 बीजेपी और 80 लाख हम सबको मिला था, हम चाहते हैं कि ये वोट 1.5 से 2 करोड़ जाएगा। हम सब दल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक मंच में होंगे राजस्थान के अंदर, आप सबको एक साथ देखेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, क्योंकि राजनीति के अंदर सत्ता और आपकी ताकत से सरकार को झुका सकते हैं और सत्ता से आपका भला कर सकते हैं। सरकार को झुका रहे, कितनी जगह झुकाए हैं, हर तरफ आप देखिए भ्रष्टाचार, हर जगह अपराध, मिलाजुली। ये बजरी माफिया तो वसुंधरा की सरकार चलाता था, आप देखिए बजरी जो 50 रुपये टन है, 600-700 रुपये बजरी के ले रहे हैं। और बजरी की पकड़ लो आप, माइनिंग वाले 25,000, 1.5 लाख, 4 लाख, उसका जीवन निकल जाए आदमी का। ये तेजा पत्थर छोटा मोटा लोग काम निकाल रहे हैं अपना करके, उसमें आप जब पेनल्टी भरते हैं, माइनिंग वाले पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, तो कितनी हालत खराब हो जाती है लोगों की। कोई सुनने वाला नहीं है। आप सबको पता है कि गरीब की सुनने वाला न तो इस प्रदेश के अंदर है न देश के अंदर है। और दुर्भाग्य इस बात का है, तो सुनने वाले हैं उनका भरोसा धीरे धीरे लोग कर रहे हैं और उम्र निकलती चली जाएगी। आपको भरोसा करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है। इतिहास उठा के देख लें कि जब भी आप और हम एक हुए, व्यवस्था बदल गई और अब हमें एक होना है। एक बार छोटी मोटी बातों को जाजिम के नीचे रख के हमें 23 के अंदर ये सेमीफाइनल और 24 का जो फाइनल होगा उसमें भी हमें एकता के साथ रहना है। आप सबको बधाई, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया। हम चाहते हैं कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है ये तो सरकार को खुद ही लगानी चाहिए प्रमुख चौराहों पे। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जितने भी वीर हुए, उन सबकी प्रतिमाएं सरकार को प्रमुख चौराहों पे अपने हिसाब से हर समाज का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए, समाजों की आस्था भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को खुद ये कार्यक्रम करने चाहिए।